हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। दिस इज़ रवि वर्मा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 19 पार्ट नंबर सेकेंड। जी हाँ, कंज्यूमर अवेयरनेस। इसका जो पिछला पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग शुरू करते हैं। इस वाले पार्ट में आप लोग सीखेंगे कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर का शोषण हो रहा है, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। इसके अलावा इसका सल्यूशन क्या है। ठीक है, इन दो मुद्दों पर हम लोग यहाँ पर चर्चाएं करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वाई इज़ अ कंज्यूमर चीटेड। ठीक है, कंज्यूमर क्यों धोखा खा जाता है, इसके पीछे क्या वजह है। ठीक है, और क्यों सामने वाले कंज्यूमर को चीट करते हैं। इसके अलावा वाई ही इज़ एक्सप्लॉइटेड, और क्यों उसका शोषण किया जा रहा है। ठीक है, दीज आर वरीसम क्वेश्चन, यानी कि ये काफ़ी एक चिंताजनक क्वेश्चन है। ठीक है, कि कंज्यूमर है उसको चीट करे जा रहे हैं, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो जा रहा है, कंटिन्यू ऐसा हो रहा है, तो आखिर क्यों, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है। वी आर ऑल कंज्यूमर, हम सब क्या हैं, उपभोक्ता हैं। ठीक है, नहीं, हम सब प्रिय उपभोक्ता हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेसेसरी है, ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग एक्सप्लॉइटेशन के उन कॉजेज़ को जानने की कोशिश करें। ठीक है, अगर हमें वो सारे कॉजेज़ पता रहेंगे कि एक्सप्लॉइटेशन हमारा क्यों किया जा रहा है, तो फ्यूचर में वे हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, हमारा शोषण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है, इस पार्ट की शुरुआत होती है, जिसका हेडिंग है कॉजेज़ ऑफ कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइटेशन। तो चलिए वन बाय वन हम इनके कॉजेज़ देखते जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है लैक ऑफ नॉलेज। जी हाँ, अगर कंज्यूमर के पास में नॉलेज की कमी है तो जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, जो उसे सामान बेच रहा है, वो आसानी से उसे बेवकूफ़ बना सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। द मेन रीज़न फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, देखिए सबसे मेन रीज़न की बात कर रहा है ये, इज़ लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, कई बार कंज्यूमर्स को पूरा नॉलेज नहीं होता है उस प्रोडक्ट के रिगार्ड्स जो उसे खरीदना है, तो सामने वाला उसे आसानी से बेवकूफ़ बना देता है। सेवरल कंज्यूमर्स डू नॉट हैव द नॉलेज अबाउट द प्राइस, कई सारे ऐसे कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, जिनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस तक पता नहीं होती है, उसकी क्वालिटी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है उसके बारे में भी बिल्कुल उसे कोई नॉलेज नहीं होता है। तो क्या लगता है आपको, सामने वाला उसे आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। देयरफॉर दे सिंपली ट्रस्ट द फैक्ट टोल्ड टू देम, यहाँ पर उसके पास में केवल एक ही रास्ता बचता है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है, जो शॉपकीपर है, उसे जैसा बताएगा वो कंज्यूमर वैसी ही उसकी बात पर यकीन कर लेता है, और वो उस गुड्स को परचेस कर लेगा, और वो उस दुकानदार के झांसे में आ जाएगा। ठीक है, सिंपली ट्रस्ट द फैक्ट टोल्ड टू देम बाय द सेलर और परचेस गुड्स दस बिकम ट्रैप्ड एंड आर एक्सप्लॉइटेड, वो जाल में फंस जाता है, ट्रैप यानी कि जाल, और वो उसका शोषण वहाँ पर हो जाता है। क्लियर? तो पहला क्या पॉइंट यहाँ पर बनता है, लैक ऑफ नॉलेज। पॉइंट नंबर 2, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन है लेकिन क्या है, वो सीमित है, कम है। देखिए आज का जो समय है वो ग्लोबलाइजेशन वाला टाइम है, जहाँ पर मार्केट में आपको वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आपके पास में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, जो इन गुड्स या सर्विसेज को बनाते हैं, वे बिल्कुल फ्री हैं कि वो इन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स कानून, कोई फिक्स लॉ बना हुआ नहीं है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस की फिक्सेशन के लिए। ठीक है, इसलिए ये प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से उसकी प्राइस को फिक्स वहाँ पर कर देते हैं, और अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाते या घटा देते हैं। इसके अलावा देर इज़ ए लैक ऑफ प्रॉपर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब आप गुड्स खरीदते हैं तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन की तो कमी है, जैसे कि उसकी प्राइस के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका स्ट्रक्चर, उसको यूज़ करने की शर्तें क्या होनी चाहिए। ठीक है, खरीदने के समय क्या लॉ उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों की उसके ऊपर कमी होती है। अब आगे होगा क्या, देयर फॉर द कंज्यूमर्स सिलेक्शन बिकेम रॉन्ग, तो वहाँ पर कंज्यूमर का सिलेक्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एंड दे हैव टू बियर इकोनॉमिक लॉस, और वहाँ पर उसको इकोनॉमिक लॉस होगा, उसके जो पैसे होंगे वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी नहीं, जिसकी वजह से उसने गलत प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया, और फिर उसे काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 है, जिससे कंज्यूमर का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर।
मोनोपोली, देखिए मोनोपोली भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन के लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, जहां पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझते हैं। मोनोपोली मीन्स द राइट ऑन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर और अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर किसी कमोडिटी पर किसी एक ही प्रोड्यूसर या फिर किसी ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स का राइट होना। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मोनोपोली की कंडीशन में क्या होता है कि आपके सामने कोई कंपटीशन नहीं होता है। आप यानी कि कौन? प्रोड्यूसर। ठीक है, आपके सामने कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, आप खुद ही उस प्रोडक्ट के सप्लायर होंगे। आपके पास में पूरे राइट होंगे कि आप उसकी प्राइस को बढ़ा सके, उसकी प्राइस को कम कर सके। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप चाहें तो आपके प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में दें या फिर सप्लाई को बंद कर दें। ठीक है, पूरा मोनोपोलिस्ट का कंट्रोल होता है उसकी प्राइस पर। किसी दूसरी कंपनी के लिए या फर्म के लिए मार्केट में एंट्री हार्ड होती है, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन को अच्छी तरीके से वहाँ पे जमा रखा है। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है मोनोपोली वाली। ठीक है, जब मोनोपोली की कंडीशन होती है तो जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी मर्जी पे डिपेंड करेगा, चाहे तो वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दें। अब कंज्यूमर के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके सामने कोई कंपटीशन नहीं है। अगर कंपटीशन होता तो कंज्यूमर इसकी दुकान पर ना जाकर किसी और दुकान से वो सामान खरीद सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन कोई है ही नहीं, ले दे के आपके पास में केवल एक ही प्रोड्यूसर है जिससे आपको वो प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। अब ये प्रोडक्ट आपको ये चाहे महंगा बेचे या सस्ता बेचे, ये सब इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कंडीशन होती है मोनोपोली वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द स्टेट ऑफ मोनोपोली प्रोड्यूसर्स हैव आर्बिट्ररी बिहेवियर रिगार्डिंग, देखिए यहाँ पर आर्बिट्ररी बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि किसी डिसीजन के ऊपर एक व्यक्ति का पूरा कंट्रोल होना। तो यहाँ पर पूरा कंट्रोल किसका हो रहा है? इस मोनोपोलिस्ट का हो रहा है। ठीक है, उसकी प्राइस पर, क्वालिटी पर, गुड्स की अवेलेबिलिटी वो करवाना चाहे या नहीं करवाना चाहता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है? दे सक्सीड इन एक्सप्लॉइटिंग कंज्यूमर। ठीक है, फाइनली ये कंज्यूमर को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिए इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले अगर मैं जिलेट की बात करूँ तो जब से जिलेट इंडिया में आया है तो बाकी जो कंपनी जो ब्लेड बनाने का काम करती थी वो दिखाई ही नहीं देती है। ठीक है, यानी कि पूरे तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये मोनोपोली कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर फिलहाल जिलेट का ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी प्राइसिंग से कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है, क्योंकि इसकी एक जो ब्लेड आती है वो कम से कम 5 रुपये की मिला करती थी, फिर धीरे धीरे उसकी प्राइस 7 हुई, फिर 8 हुई, आज वो 10 रुपये में मिल रही है। यानी कि धीरे धीरे ये अपनी प्राइस को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है मोनोपोली की? यहाँ पर मोनोपोलिस्ट कंट्रोल्स प्राइस, ये प्राइस को कंट्रोल कर रहा है। अब इसके हाथ में ये चाहे बढ़ा सकता है और ये घटा भी सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग फेविक्विक की बात करें तो कुछ भी अगर जोड़ने की कोशिश करते हैं आप छोटे छोटे सामान को, तो आपको सबसे पहले किसकी याद आती है? फेविक्विक की याद आती है। ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव नाम आप भी नहीं बता पाएंगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर इसकी प्राइसिंग बढ़ जाती है तो कंज्यूमर सबसे पहले प्रायोरिटी इसी को देगा। क्लियर? अगर हम सोशल मीडिया की बात करें यहाँ पर, तो फेसबुक का ऑल्टरनेटिव आपके सामने क्या हो सकता है? फिलहाल कई समय पहले ऑरकुट हुआ करता था, अभी फेसबुक के सामने कोई ऑल्टरनेटिव नज़र नहीं आता है। ठीक है, अगर हम व्हाट्सअप की बात करें तो व्हाट्सअप का भी मालिक अब कौन हो चुका है? फेसबुक हो चुका है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम यूज़र्स जो हैं वो इन्हीं को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर इनके ऑल्टरनेटिव है भी तो काफ़ी कम लोग उनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे व्हाट्सअप अपने चार्जेस बढ़ा देता है, अगर पर मैसेज पे वो कुछ चार्ज करता है तो भी लोग उसको पे करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा? कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। क्लियर? अगर हम यहाँ पर बाम कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले बाम में झंडू बाम का ही नाम आता है। ठीक है, हो सकता है दूसरे बाम भी मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर फिलहाल इसी का है, और ये भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। इसकी प्राइसिंग अगर बढ़ जाती है तो पहली प्रायोरिटी कस्टमर इसी को देता है। क्लियर? तो यहाँ पे मोनोपोली को हम लोगों ने समझा है, और जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं ज़रूरी नहीं है कि ये मोनोपोलिस्ट हैं या मोनोपोली कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है तो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर्स इनडिफरेंस टूवर्ड्स द मार्केट, देखिए कंज्यूमर जो होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है मार्केट में वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लार्ज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर क्या करता है? इनडिफरेंटली बिहेवियर होता है उनका जब वे सामान को खरीदते हैं। कैसे? देखिए, देयर आर सम कंज्यूमर, कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो कि अपने आप के जो अधिकार होते हैं, जो उनके राइट्स होते हैं, उनको वो सही तरीके से यूज़ ही नहीं करते हैं। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है एवरीथिंग इज़ राइट और लीव इट, वे दुकान छोड़कर घर आ जाते हैं।
वे वहाँ पर कैश मेमो यानी कि उस पक्के बिल को लेना भी पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी सोच ये होती है कि शॉपकीपर ने जो गुड्स उन्हें दिया होगा वो अच्छा ही होगा। वहाँ पर वो ये भी चेक नहीं करता है कि वो गुड चिप क्वालिटी का उसने दिया है, अच्छा है या नहीं है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। ठीक है, वो वहाँ पर ये भी सोचता है कि स्टैंडर्डाइजेशन मार्क की क्या ज़रूरत है, जो मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, जो दुकानदार ने मुझे दिया है वो सही होगा, क्या ज़रूरत है मुझे ISI देखने की, क्या ज़रूरत है मुझे एग मार्क का साइन देखने की। ठीक है, जबकि जब भी कोई कंज्यूमर सामान खरीदता है तो इस तरह के मार्क को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट वाले मार्क हैं। क्लियर? जब आप ऐसा बिहेव करते हैं तो ये जो प्रोड्यूसर होता है ना, जो सेलर होता है, वो पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है उस बात का। ठीक है, क्योंकि आपने अपने अधिकारों का यूज़ नहीं किया है। तो द प्रोड्यूसर टेक फुल एडवांटेज ऑफ सच इनडिफरेंट बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, और वहाँ पर वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी मार्केट से आप सामान खरीदे तो पक्का बिल जरूर मांगे। और वैसे भी हिंदुस्तान टाइम्स में हेडिंग जरूर आया था कि अ कंज्यूमर शुड ऑलवेज आस्क, यानी कि कंज्यूमर ग्राहक को हमेशा पक्के बिल के लिए कहना चाहिए जब भी वो सामान खरीदता है, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें। ठीक है, चलिए, आई होप ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 5, टेली मार्केटिंग। टुडे इज़ द एज ऑफ कंप्यूटर। आज का जो समय है वो कंप्यूटर वाला समय है। ठीक है, आज के समय में टेली मार्केटिंग और ई-कॉमर्स वाली जो कंपनियां होती है काफ़ी पॉपुलर हैं। आपको ये पता होगा कि इनके जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, जो टीवी पर आते हैं या फिर इनकी जो वेबसाइट पर जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, उस पर पर्टिकुलर गुड्स की जो प्राइस है वो भी अवेलेबल होती है। कंज्यूमर क्या करता है? रिक्वायर्ड मनी सेंड करता है और उस कमोडिटी को पार्सल के थ्रू अपने घर मंगवा लेता है। देखिए यहाँ पर ई कॉमर्स की कंपनियां आजकल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, बट कुछ ई कॉमर्स कंपनियां ऐसी है जो कि फॉल्स डिस्काउंटिंग प्राइस बताती है और अपनी रेपुटेशन क्या करती है, वो बैड कर लेती है। ठीक है, एक गलत रेपुटेशन वहाँ पे बना लेती है, लेकिन कंज्यूमर कई बार इनके इस फॉल्स डिस्काउंटिंग से क्या खा जाता है, धोखा खा जाता है। अब आपने अपना ऑर्डर यहाँ से सेंड किया, इसके अलावा यहाँ पे आपका जो पार्सल था वो पैकिंग हो रहा है। जब वो पार्सल पैकिंग होके आपके पास आता है तो आप उसमें देखते हैं कि कुछ डिफेक्टिव पीस आ चुका है। ठीक है, आप लोग काफ़ी परेशान होते हैं, फिर वापस से रिफ़ंड का ऑर्डर यहाँ से करते हैं और उसमें आपको काफ़ी परेशानी होती है। तो अगर कंपनी पूरा ध्यान यहाँ पर देती तो ये डिफेक्टिव पीस आप तक नहीं आता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑर्डर फॉर कॉस्टली प्रोडक्ट ऑन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टीजमेंट बट ही डज नॉट गेट ड्यू बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स। देखिए, आप लोग महंगे सामान भी यहाँ से मंगवाते हैं, लेकिन अगर वो अकॉर्डिंग टू द पिक नहीं आता है, अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं आता है, तो नुकसान किसका होता है? इसमें कंज्यूमर का ही क्या होता है? नुकसान होता है। इसके अलावा ऑनलाइन स्मार्टफोन सेल्स डेटा इज़ रॉन्ग। कई बार इन वेबसाइट पर जो ई कॉमर्स कंपनीज होती है, इनकी वेबसाइट पर जो डेटा दिखाया जाता है कि इतने स्मार्टफोन सेल किए हैं, तो वो भी क्या होता है? रॉन्ग होता है। कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके अलावा एक लाइव एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ये रियलमी की वेबसाइट है, काफ़ी फेमस ब्रांड है ये भी। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखा है पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को जो कि 7i है, 128GB का जो वेरिएंट है वो यहाँ पर इसकी प्राइस कितनी है? लगभग 13,000। यहाँ पे देखा जाए तो इसकी MRP यानी कि 15,000 है। क्लियर? सेलिंग प्राइस कितना है अभी? 13,000। अब इसी प्रोडक्ट को मैं किसी ई कॉमर्स कंपनी पर जाकर देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे Realme 7i 64GB का वेरिएंट, यानी कि पिछला जो हमने देखा था उससे लो वेरिएंट, ठीक है, कितने में पड़ रहा है? 13,500 में। तो आप खुद देखिए ये प्राइसिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है। आप खुद कंज्यूमर है, अब आप मुझे बताइए कि कौन सा परचेस करेंगे आप। ठीक है, कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉयटेशन है आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, अट्रैक्टिव एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। देखिए, कई बार क्या होता है कि ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं टीवी पर, रेडियो पर, मैगजीन में, जर्नल या न्यूज़पेपर पर, जिन्हें देखकर कंज्यूमर तुरंत उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाता है। इसके अगर कुछ एग्जांपल हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेकिंग कॉम्प्लेक्स फेयर विद इन 15 दिनों के अंदर गोरापन। ठीक है, रिंकल्स तुरंत रिमूव करिए। इसके अलावा लॉन्ग और ब्लैक हेयर के लिए कई सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं। ये जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं ना, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, कंज्यूमर इन्हें देख के तुरंत उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल जैसे कि ये फेयरनेस क्रीम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको लगाते लगाते ये कंपनी तो फेयर हो चुकी है, लेकिन जो इसे लगा रहा है वो आज तक अंधेरे में है। इसके अलावा भैया आजकल कौन इस तरह से चॉकलेट खाता है? ठीक है, तो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा ये जो डियो का एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर, जिसमें सारी लड़कियाँ इसके आसपास आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिसलीडिंग है
कि बिना इसके कैरेक्टर और लुक्स को देखे केवल एक डीओ से ही सब पास में आ जाता है, तो डेट इज़ अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा इस ऑयल को लगाने वाले आज तक उनके सर पे बाल नहीं आ पाए, तो डेट इज़ द ई कॉमर्स जो फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फॉल्स एडवर्टीजमेंट होती है, इससे कंज्यूमर्स का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये एक एडवर्टीजमेंट आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, ठीक है, कि टू इम्प्रेस योर सीईओ यू नीड टू ग्लो लाइक एलईडी। ठीक है, अगर आप अपने सीईओ को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आपके फेस पर एलईडी की तरह ग्लो आना चाहिए। ठीक है, वो आपके सीवी को वहाँ पर भूल जाएगा, आपके रिज्यूम में क्यों क्वालिफिकेशन लिखी है उसको भी भूल जाएगा। तो डेट इज़ द मिसलीडिंग, ये मिसलीड कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसके अलावा जो ASCI है, ठीक है, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, वो आजकल इस तरह के एड्स पर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अगर जो भी मिसलीड कर रहा है उनके लिए स्पेशल रूल्स ये बना रहा है और उसके लिए स्टेप्स उठा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसने HUL, डाबर, उबेर और इन सारी कंपनीज पर भी कदम उठाया है। ठीक है, जो मिसलीडिंग एड्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 7, इलिटरेसी एंड फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखिए इसे हम पिक्चर के थ्रू ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए व्हेन द कंज्यूमर आर अनएजुकेटेड, जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होता है, जो कंज्यूमर है वो, तो सेलर्स और प्रोड्यूसर उसे आसानी से चीट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर रिसेम्बलिंग वर्ड्स यूज़ करता है, जैसे कि यहाँ पर ओरिजिनल किटकैट आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे नकली वाला देखिए, स्पेलिंग में कुछ ऐसा चेंजेस करते हैं, फ़ॉन्ट वही रहता है, कलरिंग वही रहती है, लेकिन वो फेक प्रोडक्ट होता है। कोको कोला देखिए और यहाँ पर देखिए कोलगेट का देखिए आप लोग, स्पेलिंग में कितना चेंज किया हुआ है। तो आसानी से अनएजुकेटेड जो कंज्यूमर्स होते हैं, ये शॉपकीपर उन्हें क्या कर देते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन का क्या है, सबसे बड़ा कॉज है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम्स तो हम लोगों ने देख ली, अब सोल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए वन बाय वन सभी को देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर एजुकेशन। बिल्कुल सही है, कंज्यूमर को एजुकेशन और अवेयरनेस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है अगर आपको एक्सप्लॉइटेशन से बचना है तो। द गवर्नमेंट हैज़ मेड सेवरल लॉज, गवर्नमेंट ने इसके लिए कई सारे लॉज बना रखे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। लेकिन क्या इस लॉ को बनाने से ही एक्सप्लॉइटेशन रुक जाएगा? नहीं, हमें इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना पड़ेंगे, जगह जगह शिविर लगाना पड़ेंगे। कैसे? इस तरह से ये कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाने वाले सारे कैंप हैं, प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, कंज्यूमर को इससे पता चलता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। जब वे सारी चीज़ें जान जाएंगे, कंज्यूमर एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, वे अवेयर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तब कोई भी प्रोड्यूसर, सेलर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। क्लियर? ये सोल्यूशन। नंबर 2, परचेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। बिल्कुल सही है, जब भी आप कोई सामान खरीदें तो ISI मार्क, एक मार्क, हॉलमार्क, इन सारी चीज़ों को देखकर ही खरीदें। चलिए इन मार्कों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को परचेस करने जा रहे हैं तो इस तरह का साइन देखकर ही उस प्रोडक्ट को खरीदें। इसके अलावा अगर आप कोई ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी, तो आपको BIS मार्क को देखकर ही लाना है। इसके अलावा अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो ये वाला स्टैंडर्ड मार्क उसमें होना चाहिए, तभी उसे आप परचेस करें। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो ISI वाला मार्क उस पर होना चाहिए। अगर आप कोई प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो FPO वाला मार्क उस पर होना चाहिए। इंडिया ऑर्गेनिक, यानी कि ऑर्गेनिक फार्म्ड फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, अगर इस तरह का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो ये वाला लोगो उसके ऊपर होना चाहिए। क्लियर? तो हमेशा आप कौन से प्रोडक्ट खरीदें, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स खरीदें, तो इससे भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन कहीं ना कहीं रुक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेकिंग कैश मेमो और रिसिप्ट सबसे बड़ा है। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको वहाँ से पक्का बिल लेकर आना है। टू टेक कैश मेमो अलोंग विद द परचेस ऑफ गुड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू दिस द लीगल एक्शन कैन बी टेकन। अगर आपके पास में बिल नहीं है तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते हो, इन केस अगर वो गुड्स की क्वालिटी मैच नहीं होती है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो। क्लियर? ये सारी बिलिंग है और आपको हमेशा बिल लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, नॉट टू बी ल्योर्ड बाय एडवर्टीजमेंट। देखिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन इस तरह से देती है, इस तरह का उनका एडवर्टीजमेंट होता है कि कंज्यूमर उनके एडवर्टीजमेंट से काफ़ी अट्रैक्ट होता है। इसके अलावा द एडवर्टीजमेंट आर शोन इन सच मैनर, और इस तरीके से उस एडवर्टीजमेंट को पेश किया जाता है कि वो कंज्यूमर पर एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक इफेक्ट डालता है। कैसे?
सो दे बिकम, यानी कि वहाँ पर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तत्पर हो जाता है कि नहीं मुझे तो यही प्रोडक्ट चाहिए। अगर गलती से वो किसी और प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने कम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ले लिया है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट किसने डाला, उस एडवर्टीजमेंट ने डाला जो अट्रैक्टिव बनाया गया था। बट रियलिटी तो यही है कि कंज्यूमर को बिल्कुल अवेयर और अलर्ट रहना चाहिए इन एडवर्टीजमेंट से। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले कंज्यूमर को बिल्कुल ये वेरीफाई करना चाहिए कि इसकी क्वालिटी, प्राइस और क्वांटिटी क्या है, कितनी है। क्लियर। वैसे तो कई सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं जिससे कंज्यूमर धोखा खा जाते हैं, विज्ञापन आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 5, टू कंप्लेन कलेक्टिवली, अ कंज्यूमर अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग, यानी कि अकेला कंज्यूमर कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर आपको प्रोड्यूसर्स या सेलर के अगेंस्ट कुछ कार्यवाही करवाना है तो आपको कंप्लेन मिलकर करना होगी। सारे कंज्यूमर्स को एक साथ हाथ आगे बढ़ाना होगा और एक साथ मिलकर कलेक्टिवली उस प्रोड्यूसर्स के खिलाफ क्या करना पड़ेगी, कंप्लेन करना होगी। तभी कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन क्या हो सकता है, रुक सकता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6, टू वेरीफाई द एक्सपायरी डेट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचना है तो कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट सबसे पहले देखें। देखिए, वेन एवर वी परचेस अ मेडिसिन, जब भी आप कोई मेडिसिन परचेस करें, ठीक है, वी शुड ऑलवेज चेक द एक्सपायरी डेट, आपको वहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करना है। आफ्टर दिस डेट द मेडिसिन हैज़ नो इफेक्ट एंड देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स बैड इफेक्ट। देखिए, अगर कोई मेडिसिन आप परचेस कर रहे हैं और आप लोगों ने देखा है कि उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है तो हो सकता है वो आप पर बैड इफेक्ट डालें। लेकिन अगर उसकी एक्सपायरी अच्छी है, ज़्यादा समय तक वो चलने वाली है, तो वो आप पर बैड इफेक्ट नहीं डालेगी। इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उसकी भी एक्सपायरी आपको यहाँ पर देखना होती है। ठीक है, काफ़ी इसेंशियल है ये भी, क्योंकि ये भी क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। इसके लिए इनकी एक्सपायरी डेट को देखकर ही इस प्रोडक्ट को आपको परचेस करना है। देयर फॉर इट इज़ इसेंशियल टू चेक, इसलिए इन एक्सपायरी डेट्स को खरीदने से पहले चेक करना ही करना है। तो ये पॉइंट यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है, टू वेरीफाई द एक्सपायर डेट, अगर एक्सप्लॉयटेशन से बचना है तो। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हम लोग कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में और कंज्यूमर्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। आई होप ये पार्ट आपको नॉलेजेबल, शेयरेबल लगा होगा। अगर वाकई में लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।